केंद्र की अग्निपथ योजना को लेके पूरे देश भर में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अग्निपथ पे चढ़ने से पहले ही प्रदर्शनकारियों की ओर से रेलगाड़ियों को फूंका जा रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है और साथ ही साथ तोड़फोड़ के साथ साथ हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सरकार ये दावा कर रही है ये स्कीम काफी अच्छी है, दूसरी ओर प्रदर्शनकारी हैं बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरी जानकारी को लेके भी काफी सारी बातें सामने आ रही हैं कि पूरी तरह से ये स्कीम अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इस रिक्रूटमेंट प्लान को लेके आज हमारे साथ डिफेंस स्पेशलिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट विक्रमजीत सिंह मौजूद है। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस प्लान के बारे में। वेलकम टू आज तक। थैंक यू मनप्रीत, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज तक पर मिलने के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट प्लान आया है इसको लेके लड़ाई झगड़ा हिंसक घटनाएं जो हम देख रहे हैं, इसके फायदे क्या होंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसे बहुत ही नेगेटिवली देखता हूं, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है कि हमारी जो ट्रेन्स हैं, हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, मार्केट्स में वहां डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये हमारे जो नौजवान देश की सेवा करने चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, तो पहली चीज फौज में है डिसिप्लिन और देश की इज्जत करना। तो देश की हम कैसी इज्जत कर सकते हैं जब हम अपनी देश की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? ये को मोदी जी के घर को तो नहीं हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या किसी चीज, हम तो देश की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिनके साथ गुस्सा उनको आप पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखें। और मुझे लगता है कि सरकार को इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करा उसको आगे से किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। स्कीम के बारे में थोड़ा बताएंगे, आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मनप्रीत जी, हर जो मिलिट्री है वो हालात के साथ बदलती है और आप जानती हैं कि हालात हमारे कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। दो फ्रंट वॉर की भी थ्रेट है, टेक्नोलॉजिकल वॉर आ रही है, मल्टी डोमेन वॉर आ रही है, स्पेस वॉर, साइबर वॉर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, लेजर गन वॉरफेयर। तो उसके लिए हर मिलिट्री को चेंज करना है और उसके लिए आपको एज प्रोफाइल भी यंगर करनी है, टेक्नोलॉजिकली भी अपने जो नए ऑफिसर और जवान आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी भी अच्छा करना है। तो इसके लिए ये स्कीम में अच्छे गुण है कि ये एज प्रोफाइल को घट कर रही है और टेक्नोलॉजिकली भी उनको ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी। ये अच्छे थॉट्स हैं स्कीम में और मैं सरकार की ये प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक सोचा कि हम एक अच्छा बड़ा रिफॉर्म लें। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें रिफॉर्म जब भी इतना बड़ा रिफॉर्म करना हो, क्योंकि इसके इंपैक्ट बहुत होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका इंपैक्ट जो हमारा रेजिमेंटल इथॉस है, जो रेजिमेंटल स्पिरिट है, उस पर क्या पड़ेगा, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो जब भी हम कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म करते हैं तो हमें उससे पहले तो लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाना है और मुझे लगता है ये नहीं हमने समझा सके, क्योंकि जो आर्मी चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, उन्होंने टेलीविजन पर कहा है कि लोग समझ नहीं पाए स्कीम को। तो लोग मैं यही समझना चाहती हूँ, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं या जो बातें सामने आ रही, कहीं ना कहीं ये जानकारी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिली। पहले ही प्रदर्शनकारियों की ओर से या भारतीय युवाओं की ओर से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। हाँ, वही एक कम्युनिकेशन गैप सा है। लोगों को जाए समझा नहीं सके, जा लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि लोग कन्विंस नहीं हुए कि लोग समझ नहीं पाए। यही स्कीम को अगर हम थोड़ा और सोचें, इसको 1-2 साल या 3 साल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाएं और 3 साल के बाद या 4 साल के बाद हम देखें कि ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल है। ये जो 4 साल की रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, क्या ये कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? मनप्रीत, इसमें काफी रिफॉर्म्स या मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ जाएगी एज द स्कीम इवॉल्व्स। तो ये सारी चीजें हमें एक एक्सपेरिमेंट से पता चलेंगी कि जब हम इसको नौसेना, वायुसेना और आर फौज में इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको देख देख के हम इसको रिफॉर्म करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें अपना माइंड ओपन रखना चाहिए और जैसी स्कीम के अच्छे रिजल्ट आए और उसके जो बैड पॉइंट्स हैं घट हैं, अच्छे पॉइंट्स ज्यादा अच्छे आगे आ रहे हैं कुछ सालों में, तो हमें इसको ठीक ठीक करके एक बढ़िया स्कीम बना के, जिससे हमारे जो नौजवान हैं वो देश की सेवा भी कर सकें, हमारी जो फौज है उसको कोई नुकसान ना हुए और
हमारी जो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम जो हमारी मिलिट्री को आ रही है मनप्रीत, ये आई थिंक हमें सब को जानना चाहिए कि जो हमारा सैलरीज और पेंशन का बिल है वो बहुत बड़ा है। उससे ये हो रहा है कि 5,25,00,000 5.25 लाख करोड़ का जो डिफेंस बजट है उसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ या 1/4 इस सिर्फ सैलरी और पेंशन का। तो हमें इसे घटाना, क्योंकि हम इससे मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते अगर हम इतना पैसा सैलरी पेंशन पर करें। तो किसी ना किसी तरीके से हमें पेंशन और सैलरी को घटाना। लेकिन क्या अग्निवीर पथ स्कीम से हमें इतना फायदा हो जाएगा पेंशन और सैलरी घटने में? ये भी हमने देखना है कितना फायदा होगा। तो ये सारी चीजों को हमें सोच समझ के आगे चलना, और चलना जरूर चाहिए, क्योंकि हमें रिफॉर्म चाहिए, मिलिट्री में रिफॉर्म चाहिए। उसके बगैर हमारी मिलिट्री जो न्यू एज वॉरफेयर आ रही है उसको हम फेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कितनी नई नई चीजें आ रही हैं वॉरफेयर में। अब क्या पता पुरानी जो बैटल होती थी टैंक की या इन्फेंट्री की वो घट हो जाएंगी, ग्रे जोन वॉरफेयर ज्यादा आ जाएगा, ड्रोन वॉरफेयर आ जाएगा, क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ज्यादा आ जाएंगे, एयरफोर्स घट हो जाएगी। बहुत से सवाल आ रहे हैं न्यू एज वॉरफेयर में। तो उसके लिए हमें अपनी मिलिट्री तो चेंज करनी ही पड़ेगी, हमारी मैन पावर भी कहीं रिड्यूस करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा लानी पड़ेगी। तो उसके हमारे को काफी नए नए उपाय सोचने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं एक बात कहूंगा कि जो भी हमने उपाय नया लेके आना है उसे हमें बहुत सोच समझ के उसको इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि मिलिट्री में हमने थोड़ा सा भी ज्यादा टिंकर कर लिया तो उसका नुकसान भी देश को हो सकता है। ये बात भी बड़ी स्वाभाविक है, जब भी कोई भी नया रिफॉर्म आता है, कुछ भी होता है, तो विवाद सामने आना तो संभाविक है। मतलब कुछ भी नई स्कीम या कुछ भी नया होता है तो ये होता ही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल। क्योंकि जब भी रिफॉर्म आता है तो कोई ना कोई सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को वो चीज नहीं अच्छी लगेगी, तो वो उसके खिलाफ जाएंगे। तो ये तो संभव है कि, और इंडियन मिलिट्री में एक खास बात है कि इंडियन मिलिट्री में जो चेंज जो आती है उसको वो रेजिस्टेंस बहुत है। तो ये भी गवर्नमेंट्स को पता है कि रेजिस्टेंस बहुत आती है मिलिट्री में, वो उनका एक नेचर है कि हमने चेंज ज्यादा इजीली नहीं आने देते, बहुत रेजिस्टेंट है। मिलिट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसी है, इंडियन मिलिट्री में शायद थोड़ा ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हो संभव है। सो हमें इनको पहले ही सोच के हमें अपने उपाय, नए उपायों को ऐसी तरीके से प्रेजेंट करके इंप्लीमेंट करना है कि हमारे को इसका नुकसान बहुत घट हो। क्योंकि हमारे देखो दो दुश्मन बहुत बड़े बैठे हैं, चीन और पाकिस्तान, और वो लगातार हमारे पर हमले कर रहे हैं। आज कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर गोलियां चल रही हैं, चीन जो है LAC को वायलेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमारे को खतरे बहुत हैं। तो हमने अपनी मिलिट्री को सावधान रखना है कि हम ऐसी कोई चीज ना कर दे अपनी मिलिट्री में जिसको हमें नुकसान हो। एट द सेम टाइम हमने अपनी मिलिट्री को चेंज भी करना है, क्योंकि हालात और समय कह रहा है, पुकार रहा है कि आप चेंज करिए। CDS जो भी हमने बनाया है वो भी एक चेंज ही आया ना, वो भी एक नया चेंज ही गवर्नमेंट ने, और बड़ा अच्छा किया उन्होंने CDS का एक सिस्टम लेके आए हैं। लेकिन 6 महीने अब हो गए CDS को, नया CDS नहीं लगाया, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। अच्छा, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस स्कीम को एक तरह का कंडेम किया है। हालांकि वो बीजेपी में है, बीजेपी शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कंडेम करना, उसको कैसे देखते हो आप? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बीजेपी के साथ अलाइंड हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी क्रिटिसिज्म काफी सोचने वाली है, क्योंकि उनके साथ पोलिटिकली अलाइंड है, येट उन्होंने क्रिटिसाइज किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो फैमिली हिस्ट्री है वो ज्यादा रेजिमेंटल इथॉस में पले हैं। सिख रेजिमेंट, आप वो सिख रेजिमेंट में हैं, 2 सिख से आए हैं, जो एक फिक्स्ड क्लास रेजिमेंट है, एक किस्म के ही लोग उसमें आएंगे। अब अग्निवीर स्कीम में हर रेजिमेंट और बटालियन में हर किस्म के लोग आएंगे, मिक्स होगा। तो ये जो आइडिया है वो जो पुराने सोचने वाले लोग हैं उनको ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये जिसकी जो स्कीम है, जैसे राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, फिक्स्ड क्लास होती है जिसे कहते हैं, उसमें अब ये ऑल इंडिया कॉम्पोजिशन आएगी, हर किस्म का लोग आ सकता है। तो ये उनको रिजेंट करते हैं। आई थिंक 80s और 90s में हमारी इंडियन आर्मी में यही एक्सपेरिमेंट ट्राई हुआ था कि हम जो हर एक रेजिमेंट लिए थे जिसमें हमने हर किस्म के आदमियों को इंक्लूड कर दिया था, यानी कि सिर्फ राजपूत होंगे या गढ़वाली होंगे या गोरखे होंगे,
तो हम तो पर वो स्कीम वो चली नहीं। तो ये भी हमें नोट करना है कि वो स्कीम चली नहीं, उसको हमने फिर वापस रिवर्ट किया टू सिंगल क्लास रेजिमेंट। इस स्कीम को क्या लग रहा है कि आपको क्या होप लग रही है कि चल पाएगी कि नहीं? देखिए, इसमें अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। पर हमें इसको ओपन माइंड के साथ देखना चाहिए और सरकार की जो पॉजिटिव अप्रोच है इसमें, जो भी उनका पॉजिटिव सोच है उसको हमें साथ देना चाहिए। सिर्फ सरकार को मेरी ये कहना है कि इसको हमें थोड़ा ध्यान से इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सोच समझ के पायलट प्रोजेक्ट की तरह लें। 2-3 साल के बाद अगर ठीक है तो उसके और बढ़िया इसको आगे कर दें, अगर नहीं वर्कआउट करा तो इसको रेडिकली चेंज करें। बट चेंज तो आनी ही आनी है। और ये जो हमारे मिलिट्री में जो हमारे कुछ वेटरन्स हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनका माइंडसेट भी ये रहता है कि वो चेंज के बिल्कुल उल्ट होते हैं। वो आप तो पेंशन लेके बैठे हुए हैं मोटी मोटी। आज आर्मी चीफ जो पेंशन पर जाता है उसको 1.25 लाख रुपए से ज्यादा तो पेंशन ही मिल रही है, और वो कह रहा है कि ये जो स्कीम है वो ठीक है कि पेंशन ना मिले। तो इसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सो हमें इसको पॉजिटिवली आगे लेके जाना है, सोच समझ के कि हमें इसका नुकसान ना कोई हो। ये और प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि जो लड़के आ रहे हैं इनको 12 लाख मिलेगा, 11 लाख मिलेगा, उनको वहां नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद उनका ये मिल जाएगा। हमें देखना है कि इस पर हमारी सेना पर क्या असर पड़ेगा, कि हमारी मिलिट्री इथोस पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारी रेजिमेंटल इथोस पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने समझाया आपको कि जो लड़का आता है बटालियन में, वो बड़े सालों के बाद उसमें आती है क्योंकि वो सीनियर से बातें करता है, वो उसके फादर ने भी इस बटालियन को सर्व किया होता है, उसके ग्रैंडफादर ने भी, तो तब वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें अगर हम कह देंगे कि आपको फायदे बहुत हैं, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या अपनी जान देने को तैयार हूं 4 साल के लिए? क्या मैं ये नहीं सोचूंगा कि 4 साल में मैं यहां से निकल के अपने फायदे उठाऊं? सो ये थे हमारे साथ विक्रमजीत सिंह, जिनका साफ कहना रहा कि एक पॉजिटिव थॉट के साथ ये स्कीम जो है केंद्र की सरकार लेके आई है, तो लोगों को भी इसको समझने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप सरकार की ओर से रहा हो कि लोगों को शायद कन्विंस या समझा नहीं पाए, या ये जानकारी लोगों के पास नहीं आ पाई कि स्कीम आखिरकार है क्या। दूसरी ओर इनका ये कहना रहा कि जितने भी मिलिट्री के वेटरन्स हैं वो चेंज के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते। तो ये भी एक बड़ी बात है जब मिलिट्री के वेटरन्स तैयार नहीं होते किसी भी चेंज के लिए। और ये अक्सर देखा जाता है जब भी किसी भी चीज में कोई रिफॉर्म या कोई चेंज आता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल तो बनता ही है, उसके सामने एक विवाद भी खड़ा हो जाता है। सो उम्मीद करते हैं कि जो ये स्कीम सरकार लेके आ रही है, सरकार लोगों को ये स्कीम बताने में सफल साबित हो और कहीं ना कहीं लोग कन्विंस हो। जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन ना करें, क्योंकि देश को कोई भी जो भी प्यार करता है इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट प्लेसेस पे जो ये प्रॉपर्टीज जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, ये तो बिल्कुल नहीं करता। सो इस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि बातचीत हर चीज का हल होता है, बातचीत से जो मसला है हल किया जा सकता है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनप्रीत कौर, आज तक, चंडीगढ़।